हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ अ वेरी न्यू वीडियो। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि नीट की तैयारी के लिए कोई वीडियोस बना दीजिए, जैसे कि नीट 2024 होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली 5 मई को होगा। सो उसके लिए कोई वीडियोस बना दीजिए, क्योंकि नीट में हमें स्कोर करना है और कोचिंग भी जाते हैं, लेकिन इतना अच्छा प्रिपरेशन हो नहीं पा रहा है, उतने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो रही, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो उन सारे बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो समझते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है पेपर देने में, एग्ज़ाम कैसे देना है, तो उसका सिर्फ एक ही सल्यूशन है, वो है आपको पेपर सॉल्व करने हैं। पेपर सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, उतना ही अच्छा आपका कमांड आएगा और उतना ही अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। नीट क्रैक करने का सिर्फ एक ही आपके पास सल्यूशन है कि आपको जितने क्वेश्चंस कर सकते हो ना, उतने क्वेश्चंस करने हैं। तीनों सब्जेक्ट्स में से फिज़िक्स, बायो केमिस्ट्री और बायो में से भी तीनों सब्जेक्ट्स में, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो में, तीनों आपको इतने अच्छे से सारे क्वेश्चंस करने हैं कि हर चैप्टर को आपको रीड करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर करना है। सिर्फ पढ़ते रहोगे, याद करते रहोगे, रट्टा लगाते रहोगे, उससे कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व जब तक नहीं करोगे, वो कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा। सो हम यही सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। जब तक नीट नहीं हो जाता, हम आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब जो लगते हैं इम्पॉर्टेंट है हर चैप्टर में से या प्रीवियस ईयर्स में से, या जो भी जिस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, वो सॉल्व करवाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वीडियो देखना है। ये फर्स्ट वीडियो है, तो ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। यू जस्ट हैव टू वॉच अ वीडियो, और आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर दिमाग में सोचना है, और यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। आई कैन गारंटी इस तरह से करने से आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। एक बार आप थ्योरी पढ़ लोगे एक बार, और उसके बाद ये क्वेश्चंस देखोगे, मैं सॉल्व करके करती जाऊँगी, और आप उसको देखते जाओगे ना, तो आपको जो भी पढ़ा है आपने, जो थ्योरी आपने पढ़ी है, वो आपको याद होती जाएगी। ठीक है, तो ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कई बार आपको टाइम नहीं मिलता है, कोचिंग में इतने थक जाते हो, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अलग से सेल्फ स्टडी में क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो उस बच्चे के लिए है, जैसे लगता है कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, अलग से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो ये सबसे पहला जो हम चैप्टर ले रहे हैं वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो इसके सारे क्वेश्चंस होंगे, अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इन्नेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी या बॉर्न इम्यूनिटी जो होती है, उसके अंदर से कौन सा एक पार्ट है? तो ऑप्शन है लाइसोसोम, बी सेल, टी सेल एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, बी एंड टी सेल्स, हमें ये सारे पता है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पार्ट हैं। तो ऑप्शन ऑब्वियसली लाइसोसोम्स हो गया। ठीक है, ये एक टेबल भी दी हुई है एनसीईआरटी में, जिसके अंदर टीयर, सलाइवा, ये सारी जो चीज़ें हैं, वो हमें पता है कि ये इन्नेट इम्यूनिटी ऑलरेडी जब हम बॉर्न होते हैं, मतलब जब अभी अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं ना। तो और ये नॉन स्पेसिफिक होती है, तो लाइसोसोम इज़ द राइट आंसर। Now next question is, which of the following is not a component of innate immunity? ठीक है, innate immunity वही चीज़ हो गई जो बॉर्न है, वहाँ पे उस टाइम पे इम्यूनिटी जो प्रेजेंट है ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर। तो एंटीबॉडीज़ नहीं होगा, एंटीबॉडीज़ आर अ पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, कोई इन्फेक्शन होता है, उसके बाद जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो एंटीबॉडीज आर नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ innate immunity. थर्ड क्वेश्चन इज, हिस्टामीन्स आर रिलीज फ्रॉम। सो आई होप ये आंसर पता होना चाहिए। मास्ट सेल्स जो हैं उनमें से हिस्टामिन्स रिलीज होता है। ठीक है, लीफ लिम्फोसाइट से नहीं होता है, मैक्रोफेजेस से भी नहीं, कभी कभी होता है, लेकिन जो मास्ट सेल्स है ना, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन जो हिस्टामिन रिलीज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल किलर सेल डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल बाय phagocytosis, producing antibodies, releasing histamines and creating porphyrin lined pores. सो नेचुरल किलर सेल्स से क्या समझते हो? नेचुरल किलर सेल्स यानी कि न्यूट्रोफिल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, या फिर जितने भी WBCs हैं, ये जो सारे हैं हमारे, वो नेचुरल किलर सेल्स में आते हैं, मैक्रोफेजेस। तो ऑब्वियसली उनका क्या एक्शन रहता है, मैकेनिज्म रहता है, वो होता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ये एनसीईआरटी में क्लियर दिया हुआ है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और परफोरिन लाइन पोज उसको कर देते हैं, या कभी एंटीबॉडीज ही लगा देते हैं, जिसको कुछ नहीं पता होता है। पहले एनसीईआरटी रीड करो, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो, और जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करते जाओगे उतना बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटीज, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, इंटरफेरॉन्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या मोनोसाइट्स।
इसका यूनिक फीचर पूछा है। तो यूनिक फीचर क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। जो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उनको डिस्क्रिमिनेट करना, वो अडेप्टिव इम्यूनिटी का एक यूनिक फीचर है। ठीक है। द फंक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल इज, फर्स्ट वन इज स्टिमुलेट बी सेल, किल द एंटीजन, किल द एंटीबॉडीज या सप्रेस बी सेल। तो टी सेल का काम क्या होता है? हमें वो हेल्प करता है बी सेल्स को, यानी कि स्टिमुलेट दी बी सेल्स। ठीक है। एंटीवायरल प्रोटीन रिलीज बाय अ वायरल अटैक्ड सेल्स आर कॉल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है इसी तरह से या थोड़ा सा फ्रेम आउट करके। जो एंटीवायरल प्रोटीन्स जो हैं वो जो वायरस खुद ही अपने सेल्स को अटैक करने के लिए प्रोड्यूस करता है, वो है इंटरफेरॉन्स। ठीक है। खुद ही जब वायरस अपने सेल्स में से जो एक प्रोटीन रिलीज़ करता है खुद ही को अटैक करने के लिए, तो वो इंटरफेरेंस होते हैं। ठीक है। देन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एट द कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन, कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ लाइट एंड हेवी चेन। तो वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट एंड हैवी चेन ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जो है ना एंटीजन बॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। ये इस तरह का एक आपको मालूम है, ये एंटीबॉडी यहाँ पे जो एंटीजन आके लगता है, तो ये वेरिएबल रीजन होता है। तो वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट एंड हैवी चेन दोनों के उस पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। नाउ द फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन IgA इज द प्रोटेक्शन ऑफ इनहेल्ड पैथोजन, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, मीडिएटर इन एलर्जिक रिस्पॉन्स या स्टिमुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। IgA जो है ना मोस्टली इम्यूनिटी के लिए होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं होता है। ज़्यादातर IgE IgDs के लिए रिस्पॉन्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी नहीं एक्टिवेट करता है। स्पेशली इसका होता है कि ये जो भी इन्फेक्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट काम करते हैं। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम इनहेल्ड पैथोजन ज़्यादा अच्छा आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन क्लास इज ऑफ। तो सबसे अबंडेंट कौन सी है? IgG। इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। IgG इज़ द मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन। द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज ड्यू टू, ठीक है, मेमोरी सेल्स, क्लोन सेल्स, टी सेल्स या बी सेल्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। देखो सेकेंडरी पूछा है, अगर इम्यून रिस्पॉन्स बोला होता तो बी सेल्स जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन सेकेंडरी बोला है तो सेकेंडरी जो है ना वो मोस्टली मेमोरी सेल्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बाद, तो वो है जो मेमोरी सेल्स जो है ना वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को वो करते हैं, प्रोवोक करते हैं। ठीक है। द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इज लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल या बोन मैरो। ऑब्वियसली बोन मैरो, वेरी इजी वन। व्हाट डिड डॉक्टर जेनर इनोकुलेट इन द बॉय फॉर द फर्स्ट टाइम? लाइव कॉर्पॉक्स वायरस, डेड कॉर्पॉक्स वायरस, लाइव स्मॉल पॉक्स वायरस या डेड स्मॉल पॉक्स। तो उन्होंने डेड स्मॉल पॉक्स वायरस जो है ना वो इनोकुलेट किया था। ठीक है। To protect a person against tetanus, inoculation of one of the following would save life. Attenuated organism, kill tetanus bacteria, tetanus antibodies या dead। So उसके अंदर tetanus antibodies जो है ना वो इंजेक्ट किया जाता है। Next is cell that actually release the antibodies are helper T cells, cytotoxic T cells, plasma cells या pyrogens। So plasma cells are the one जो release करते हैं। Now next question is, a person without thymus would not be able to reject a tissue transplant, develop an inflammatory response, produce antibodies या fight cold and cough। तो थाइमस में क्या होता है? थाइमस में टी सेल्स जो है ना डेवलप होते हैं। तो अगर टी सेल्स डेवलप नहीं होंगे और टी सेल्स डेवलप नहीं होंगे तो जो ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग में सबसे ज़्यादा कौन सी इम्यूनिटी होती है? वो होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ना वो टी सेल्स की वजह से आती है। अगर टी सेल्स ही डेवलप नहीं हो पा रहे हैं जो कि थाइमस नहीं होने की वजह से, तो वो रिजेक्ट नहीं करेगा अ टिश्यू ट्रांसप्लांट। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? रिजेक्ट अ टिश्यू ट्रांसप्लांट। ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ड्यूरिंग एलर्जीज रिलीज, ठीक है, इंटरफेरॉन्स, पायरोजेंस, एलर्जेंस या हिस्टामिन्स। सो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से आई थिंक सबसे अप्रोप्रिएट होगा वो होगा हिस्टामिन्स। इंटरफेरॉन्स वायरस के केसेस में होता है, पायरोजेंस तो वो हो गए जो फीवर इंड्यूस कर रहे हैं, एलर्जेंस जो एलर्जी कॉज कर रहे हैं, हिस्टामिन जो है वो मास्ट सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हिस्टामिन रिलीज होगा जो कि क्या करेंगे? इन्फेक्शन को कम करने की कोशिश करेंगे। तो यही काम होता है एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरैक्शन का। तो histamine is the most appropriate answer. The following blood transfusion would lead to clotting due to incompatibility. इनकम्पेटिबिलिटी किस केस में होगी? A gives to AB, ठीक है, O given to A भी given to A and B given to B। तो B given to B is fine, ओके, B है तो B ही दे दिया उसको। O भी जो है यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी दे सकते हैं, तो ये भी फाइन है।
ए गिवन टू ए बी, अब ए बी में अगर ए दे रहे हो तो इट्स फाइन, बट अगर ए बी जो है ना वो दे दिया ए को, हमारे पास सिर्फ ए है, तुमने बी भी उसको साथ दे दिया, ए तो दे रहे हो चलो ठीक है, लेकिन बी भी दे दिया, तो बी जो है ना कोगुलेशन करवा देगा, एग्लूटेशन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमोरेटिक डिजीजेस ऑफ द न्यू बॉर्न अकर व्हेन RH नेगेटिव मतलब BS RH पॉजिटिव फीटस, RH नेगेटिव दिस, इसका ऑप्शन यही है। RH नेगेटिव मदर होती है जिसके पास जो है ना उसकी फादर की वजह से RH पॉजिटिव फीटस बन जाता है, तो इसके बीच में रिएक्शन हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन MBBS ऑल्सो यू विल स्टडी, जिसको हम बोलते हैं जिसको हम मोस्टली बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें RH नेगेटिव मदर होती है, ठीक है, इसकी वजह से जो है ना वो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीजन जो है ना एंटीबॉडीज बना के रखती है, तो जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी में अगर फिर से RH पॉजिटिव फीटस होता है तो वो कोगुलेशन हो जाता है एंड डेथ ऑफ द बेबी कैन अकर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में ये टॉपिक पढ़ लेना, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर इम्यून डिफिशियंसी कैन रिजॉल्व फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, जीन म्यूटेशन, इन्फेक्शन, malnutrition या ऑल ऑफ द अबव। इम्यून डिफिशियंसी किसी भी केस में हो सकती है, सारे ऑप्शन सही हैं। HIV अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो टी हेल्पर सेल्स पड़ा होगा, एड्स जब वहाँ पे पड़ा होगा तो टी हेल्पर सेल्स को ये टारगेट करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन, स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, मेमोरी या डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन। सो वैक्सीनेशन का बेसिस जो है ना वो मेमोरी होता है, ठीक है, आपने इंजेक्ट कर दिया और फिर से वो इन्फेक्शन हो रहा है, जो कि मेमोरी बी सेल्स ऑलरेडी उनके पास एक मेमोरी है कि ये इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं ना, वो एक्सजरेटेड देते हैं, तो वैक्सीनेशन का बेसिस ही वो मेमोरी होता है, ठीक है। द फॉलोइंग डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मलेरिया, टेटनस या कोलेरा। सो इसमें से मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ ऑटो इम्यून डिजीज। Next is human immunodeficiency virus contain reverse transcriptase DNA, double stranded RNA या nuclear membrane। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, DNA नहीं होता है, सो सबसे इंपॉर्टेंट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसके पास होता है एंजाइम जो है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक ड्रग, मॉर्फिन, एम्फेटामीन, कोकेन या चरस। तो आई थिंक एम्फेटामीन इज द सिंथेटिक, या मॉर्फिन एंड कोकेन एंड चरस ऑल आर फ्रॉम द नेचुरल ड्रग, तो एम्फेटामीन इज अ synthetic drug. Which of the following is a not a derivative of opium? Morphine, codeine, heroin और cocaine. तो इसका आंसर है कोकेन। कोकेन इज कमिंग फ्रॉम प्लांट कोका, पर ओपियम से नहीं रहे डेरिवेटिव। मॉर्फिन, कोडेन एंड हेरोइन आर फ्रॉम ओपियम। Amphetamines have the following effect on the body: cause drowsiness, bring hallucinations, stimulate the body या depress the body। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टिमुलेट द बॉडी। मोस्टली जो है एम्फेटामीन जो है ना स्टिमुलेट कर देते हैं बॉडीज़ को। विच ड्रग आर कॉमनली कॉल्ड स्लीपिंग पिल्स, ठीक है, स्लीपिंग पिल्स कौन से होंगे जो कि डिप्रेस करें। सो बार्बिट्यूरेट जो है ना वो स्लीपिंग पिल्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकेडेलिक ड्रग। तो सबसे पहले साइकेडेलिक ड्रग्स क्या होते हैं, वो ड्रग जो हेलुसिनेशन कॉज करते हैं, तो बेस्ट हेलुसिनेशन जो है ना वो LSD कॉज करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉज हेलुसिनेशन, तो LSD कह सकते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेराटोजन, ठीक है। तो पहले पता होना चाहिए टेराटोजन क्या होता है। टेराटोजन वो होता है जो कोई मेल फॉर्मेशन कर रहा है ना, कोई मेल फॉर्मेशन कर रहा है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, या तो या वो ड्रग जो प्रेगनेंसी के टाइम पे ले लिया हो जिसकी वजह से कोई भी हैंड या लेग्स या किसी भी चीज़ का मेल फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो स्पेशली जो है वो है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड जो है ना वो टेराटोजन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ टोबैको। Blood vessels are dilated, nerves are stimulated, blood pressure increases, heartbeat increase. So इसके अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, हार्ट बीट इंक्रीज होती है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज कैसे होता है, वासो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, तो ब्लड वेसल डायलेट नहीं करता है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है मोस्टली। Tobacco smoke does not contain tar, polycyclic aromatic hydrocarbon, कार्बन मोनोऑक्साइड या कोडीन। तो ये सारे इसके अंदर होते हैं, ठीक है, लेकिन कोडीन की जगह निकोडीन प्रेजेंट होता है। Emphysema is a disease of pharynx, larynx, lungs, or mouth. It's a disease of lungs. Which one of the following is called a drinking alcohol? Methyl alcohol, ethyl alcohol, isopropyl alcohol, methanol. Methanol भी यूज़ नहीं करते, methyl alcohol भी नहीं करते। Most probably, so obviously it is ethyl alcohol जो है हमारा C2H5OH जो यीस्ट वगैरह से बनाते हैं, ग्रैप्स वगैरह से बनाते हैं, ठीक है। अल्कोहल इज अ स्टिमुलेंट, डिप्रेसेंट, बार्बिटरेट या एम्फेटामिन। सो अल्कोहल इज़ अ डिप्रेसेंट,
क्या क्यों है? क्योंकि ये स्लो करते हैं हमारी बॉडी की सारी फंक्शंस को, ब्रेन को। तो अल्कोहल जो है ना वो डिप्रेसेंट है। व्हाट हैपन्स टू अल्कोहल इन द सेल? इट इज़ ब्रोकन टू हार्मलेस सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड, डिहाइड्रेट्स द सेल या इट इज स्टोर्ड। सो करेक्ट आंसर जो होगा ना वो इट इज़ ऑक्सीडाइज एंड हीट इज़ प्रोड्यूस, क्योंकि ये CO2 में और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। Which of the following is not true during excessive intake of alcohol? Decreased reaction time, impaired judgment, blurred vision, lack of alertness, ठीक है। डिक्रीज रिएक्शन टाइम हो जाता है, इम्प्योर्ड जजमेंट भी होता है ना, ब्लर्ड विजन थोड़ा सा मुश्किल है, लैक ऑफ अलर्टनेस। ब्लर्ड विजन आई थिंक इज द आंसर। पायरोजन्स आर द केमिकल रिलीज बाय, ठीक है, पैथोजन्स, WBC, RBC, एंटीबॉडी। तो पायरोजन्स होते क्या है? वो जो फीवर इंड्यूस करें, वो सब्सटेंसेस है ना जो फीवर इंड्यूस करें या टेम्परेचर को रेज करें। तो पैथोजन्स जो है ना फूड रिलीज करते हैं पायरोजन्स। द टर्म एलर्जेंस refers to specific antibodies, weak antigens, memory cells या fever producing chemicals. सो एलर्जेंस का स्पेसिफिक अगर कहें ना तो वो एंटीजन्स होते हैं, ठीक है, जो भी एंटीजन्स है जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। तो द इंटरफ्रॉन्स मेक द सेल रेजिस्टेंस टू अ बैक्टीरियल अटैक, प्रोटोजोन अटैक, माइक्रोबियल अटैक या वायरल अटैक। तो वायरल अटैक, ठीक है, वायरस ही प्रोड्यूस करते हैं और वायरल अटैक की वजह से इंटरफ्रॉन्स होते हैं। Which one of the following diseases are contracted by droplet infection? Chickenpox, malaria, pneumonia, rabies. So pneumonia, obviously, chickenpox is from not from droplet. Malaria is from the bite of the female Anopheles mosquito. Droplet जो है ना वो pneumonia हो गया. Malaria is caused by Culex, Anopheles plasmodium या contaminated food. तो फीमेल अगर यहाँ पे लिखा होता तो सेकंड ऑप्शन होता, लेकिन प्लाज्मोडियम हम इसको करेंगे क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है ना वो जिस जिसकी वजह से जैसे प्लाज्मोडियम फाल्सीपुरम है या प्लाज्मोडियम मलेरिया है, ओवेल है, तो ये द मेन कॉज जो है ना वो हमारा प्लाज्मोडियम है। तो वो मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम। अगर यहाँ पे फीमेल लिखा होता तो फिर दोनों सही हो सकते थे। द डिजीज रिंग वॉर्म इज कॉज बाय बाइटस मॉस्किटो फंगल इन्फेक्शन, वॉर्म बैक्टीरिया। तो फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, रिंग वॉर्म एक फंगल इन्फेक्शन है। कैंसर दैट अफेक्ट्स एंड अराइज इन द मीजोडर्मल टिश्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो जो कैंसर जो मीजोडर्मल टिश्यू से होते हैं वो सार्कोमास कहते हैं उसको, ठीक है, सार्कोमास, ठीक है। ल्यूकेमिया इज ऑफन रेफर टू एज अ स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, लिम्फ कैंसर। ब्लड कैंसर हम ल्यूकेमिया कहते हैं। एजेंट दैट प्रोड्यूस कैंसर्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस, कैंसरस ट्यूमर्स, रेडिएशंस। ऑब्वियसली कार्सिनोजेंस आर द एजेंट्स। Non-sedative drug thalidomide cause phocomelia, characterized by the symptoms of malfunction limbs of fetus, malformation of fetus, vomiting of female during delivery, mental retardation. तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं थैलोमाइड के बारे में कि मैलफॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो कराता है लेकिन लिम्स में मैलफॉर्मेशन करा देता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया मैलफॉर्मेशन लिम्स ऑफ फीटस। नेक्स्ट इज एलिसा इज यूज टू डिटेक्ट वायरसेस वेयर द की एजेंट इज RNase, कैटालेज, DNA प्रॉब या फिर अल्कलाइन फॉस्फेटेज। सो इसका ऑप्शन जो है ना आप लोगों को लग होगा DNA प्रॉब और ये सब नहीं। अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ना वो की एजेंट है जिसकी वजह से हम वायरसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं लाइजा में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज HIV फैक्ट्री। तो मैक्रोफेजेस आर नोन एज द HIV फैक्ट्री। जो भी HIV में मैकेनिज्म होता है तो मैक्रोफेजेस जो है ना उसके अंदर HIV फैक्ट्री होती है। तो ये 50 क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर हेल्थ डिजीजेज जो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है इसको सिंप्लीफाइड रखा है, ठीक है। अगर आप इसको देख पाओगे तो ये 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन भी होता है इनके अंदर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर कोई भी इशू है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो एंड आई विल रिप्लाई, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।